नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे विश्वा और आज हम सीखेंगे, जानेंगे औद्योगिकीकरण का युग के बारे में, जो कि क्लास 10th के चैप्टर का है 4, जो क्लास 10th के चैप्टर 4 का है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं और इससे जुड़ी हर समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए समय बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, सिखाते हैं और खुद भी सीखते हैं। यह जो चैप्टर रहेगा औद्योगिकीकरण का युग का अध्याय 4, इसमें क्विक रिवीजन किया जाएगा, क्विक रिव्यू दिखाया जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे से इस चैप्टर में क्या हुआ है। ये पूरे चैप्टर का सारांश एक ही वीडियो में बनाया हूँ। आशा करूँगा कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी की में ईटी पाल म्यूजियम कंपनी द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक की जिद पर एक चित्र छपने के माध्यम से नई सदी का उदय का ऐलान किया गया था। एक अन्य चित्र में मशीन व तकनीकी की महिमा को और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया। इन दोनों चित्रों के आधार पर आधुनिक संसार के आविष्कारों, तकनीकी प्रगतियों और मशीनों एवं कारखानों आदि को दिखाया कर यह संकेत दिया गया कि आधुनिक दुनिया एक बदलती हुई दुनिया है। इंग्लैंड और यूरोप के देशों में फैक्ट्रियों की स्थापना से पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक विशाल स्तर पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। यह उत्पादन घरेलू उत्पादन में या हाथ के कारीगरों और मजदूरों के द्वारा होता था। इतिहासकार ने औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण के नाम से संबोधित किया। उसके बाद है अगला इंग्लैंड का कपड़ा व्यापार तैयार कर कपड़े को लंदन भेजता था। जो कि इंग्लैंड का कपड़ा व्यापारी लोग थे, व्यापारी कपड़े को लंदन भेजते थे जिससे उसकी फिनिशिंग हो सके। इसी कारण लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। अब आते हैं 1730 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड में ही सबसे अधिक कारखाने खोले गए। फिर भी इन कारखानों की संख्या की तीव्र गति से वृद्धि 18वीं शताब्दी के अंत में ही हुई। इस समय कपास को नए युग का पहला प्रतीक माना जाता है। देखिए 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे अधिक पहले कारखाने खोले गए थे। फिर भी जो कारखानों की संख्या अधिक देखने को मिलती है 18वीं शताब्दी में के अंत में। अब आते हैं रिचर्ड्स आर्कराइट के द्वारा सूती कपड़ा मिल के रूपरेखा सामने रखी गई। अब नई और महंगी मशीनों को खरीदकर उन मशीनों को कारखानों में लगाया जा सकता था। अब आते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में काफ़ी कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। इन इंग्लैंड में स्थापित एक कारखाने बहुत विशाल थे। इन कारखानों की मशीनों और आदि के प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी उच्च स्तर की थी, यानी जो कि उसमें उस समय की टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी उच्च स्तर की थी, काफ़ी ऊपर लेवल की थी टेक्नोलॉजी उस समय की ही 19वीं शताब्दी की आरंभ में। ठीक। अब ब्रिटेन के सर्वाधिक विकसित उद्योग सूती उद्योग, कपास उद्योग थे। 1849 के दशक तक तीव्र गति से बढ़ता हुआ कपास उद्योग औद्योगिकीकरण के प्रथम चरण में सबसे बड़े उद्योग के रूप में सामने आ चुका था। इसके उपरांत लोहा और स्टील का उत्पादन आगे निकल गया। न्यूकॉमेन द्वारा जो भाप का इंजन बनाया गया था उसे जेम्स वाट के द्वारा सुधार किए गए और 1871 ईस्वी में भाप के इंजन के पेटेंट भी करा लिया गया। यह मॉडल का उत्पादन जेम्स वाट के मित्र मैथ्यू बोल्टन के द्वारा किया गया, जो एक उद्योगपति थे। अब आते हैं क्यूटोरियाकालीन ब्रिटेन के हाथ में
हाथ से बनाए जाने वाला माल का बहुत अधिक महत्व था। इसी कारण न केवल ब्रिटेन में बल्कि समस्त यूरोप के देशों में कुछ उद्योगपति मशीनों के स्थान पर हाथों से काम करने वाले श्रमिकों की प्राथमिकता देते थे। यानी उस समय जो था जो कि उद्योगपति लोग रहते थे वो मशीनों के अपेक्षा हाथों से कारीगरों को विशेष प्राथमिकता देते थे। जब उन उद्योग के क्षेत्र में स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनों का उपयोग करना आरंभ हुआ तो हाथ से ऊन को काताई करने वाली महिलाएं इन नई तकनीकों पर आधारित इन मशीनों पर हमले तक करने लगीं। जाहिर सी बात है कि जब उन लोग की श्रमिकों की प्राथमिकता जब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी तो उससे ज़्यादा विरोध करना, उसमें हमले करना तो लाजमी है, संभवतः करने को देखने को भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपके मान लीजिए आपके मार्केट में अगर एग्जांपल देखा जाए, आपके मार्केट में एक ही दुकान हो, आपका दुकान हो केवल, और अगर साइड में कोई और दूसरा दुकान करने लगेगा जिससे कि आपकी थोड़ा सा इनकम में प्रभावित होगी। मान लीजिए मैंने 100 रुपये कमाते थे एक दिन में, अब धीरे धीरे वो 50 रुपये होने लगा, तो आप समझ जाएंगे कि इससे मेरा घाटा है। तो इस पर क्या करने लगेंगे, उसके थोड़ा सा प्रतिहास करने लगेंगे, उसके बुराइयाँ बताने लगेंगे, उसकी दुकान में एक प्रकार है, एक खराबी है वो है। उसी प्रकार से जब हम जो महिलाएं वहाँ की रहती थीं वहाँ पे उसकी मशीनों को क्या करने लगी, हमले करने लगीं, मशीनों पर हमले करना चालू कर देती हैं। इसमें लाजमी है, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे ऐसा होना संभवतः सही ही होगा। उद्योग जगत में मशीनों द्वारा उत्पादन के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और सूती उत्पादन ही अधिक निर्यात होते थे। उद्योग जगत में मशीनों द्वारा उत्पादन के युग से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती उत्पादन का निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण 19वीं शताब्दी में भारत के कपड़ा बुनकरों के सामने कई समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा बनाए गए निर्यात के माल का बाजार अब ढहता जा रहा था। साथ ही स्थानीय बाजारों में भी उनके माल को अब उतना नहीं लिया जा रहा था। भारत के स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से आयात किए गए मालों की भरमार थी। यानी धीरे धीरे जो कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत में 19वीं सदी में कपड़ा का जो बुनकर हाथ से बनाते थे वह धीरे धीरे उपयोग होना कम होने लगा, और वहाँ की ब्रिटेन की कंपनियों की जो कि कपड़े थे वो सब ज़्यादा यूज होने लगे। भारत के स्थानीय जो बाज़ार होते थे, मैनचेस्टर था, उसमें आयात किए गए मालों की भरमार थी। यानी इतनी ज़्यादा थी, उसमें सेल नहीं कर पा रहे थे, बहुत समस्या होने लगी थी। अब आते हैं 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना होती है। 1854 ईस्वी में, इसे डेट याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी, वो भी कहाँ, बम्बई में, जो कि आज मुंबई है। 1862 ईस्वी तक बम्बई में ऐसी 4 मिलों में काम शुरू हो चुका था। उसी समय बंगाल में भी जूट मिलों की स्थापना होने लगी। बंगाल में भारत की पहली जूट मिल 1885 में, ये भी याद रखिएगा, भारत की पहला जो कि जूट मिल बनाई गई थी वो बंगाल में बनाई गई थी। कहाँ पे, बंगाल में बनाई गई थी। और 1885 ईस्वी में यह उद्योग बनाया गया था, भारत में पहली जूट मिल जो थी बंगाल का। हाँ, दूसरी जूट मिल 1862 में शुरू हुई। इस प्रकार उत्तरी भारत में कानपुर नगर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल खुली। इस एक वर्ष बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1864 ईस्वी में मद्रास प्रांत में भी पहली कताई व बुनाई मिल की स्थापना हो गई। यानी हर जगह आपके मिल को देखने को मिलता है। 1854 ईस्वी में बम्बई में होता है जो कि पहला कपड़ा मिल स्थापना होती है। उसके बाद 62 में होता है, 4 मिलें और खुलती है 62 में। उसी समय बंगाल में जूट मिलों की स्थापना की जाती है जो कि 1885 ईस्वी में।
और दूसरी जुट जो थी 1862 ईस्वी में शुरू हुई थी। इस प्रकार उत्तरी भारत में के साथ साथ जो है कि उत्तरी भारत के कानपुर नगरों में 1860 के दशक में एल्गिन मिल खुली। इस वर्ष बाद मात्र एक वर्ष बाद अहमदाबाद में भी एक खुल जाती है और 1864 में मद्रास में भी पहली कतार व बुनाई मिल की स्थापना हो गई। धीरे धीरे सभी भारत में भी खुलने लगते हैं। अंग्रेजों के साथ व्यापार में सहायक के रूप में कार्य करके और धन अर्जित करके कुछ व्यवसायी भारत में ही उद्योग की स्थापना करने से इच्छुक थे। द्वारकानाथ टैगोर, बम्बई के डिनसा फेटिट और जमशेद जी नुरसवान जी टाटा आदि के नाम उल्लेखनीय है। 1917 ईस्वी में मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल की स्थापना की। नाम याद रखते रहिएगा क्या क्या बोल रहा है। 1917 ईस्वी में मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद जो थे वो कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल की स्थापना करते हैं। उन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। यह काम सुप्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा के साथ किया गया था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। इस समय ब्रिटेन कारखाने युद्ध की सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधित उत्पादनों के उत्पादन में व्यस्त थे। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से आगे बढ़ा। जब युद्ध के उपरांत जब होता है औद्योगिक जो गति थी, औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से आगे बढ़ता गया। अब उसके बाद 20वीं शताब्दी के हथकंडों पर कड़े बने कपड़े के उत्पादन को निरंतर सुधार होता चला गया। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो गया। ब्रिटेन और भारत के उद्योगपतियों ने उपभोक्ताओं और उनके उत्पादन की ओर आकर्षित करने हेतु विभिन्न तरीके अपनाए। औद्योगिकरण के शुरू होने के समय से ही विज्ञापनों ने अपनी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार जब भारत में मैनचेस्टर के उद्योगपति ने एक बड़ा अपना कपड़ा बेचना आरंभ किया तो वे अपने कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाकर बेचते थे। लेबलों पर प्रायः भारतीय देवी देवताओं के चित्र बने होते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में वस्तुओं को निर्माता अपने विभिन्न उत्पादनों को बेचने के लिए कैलेंडर की छपवाने लगे, यानी धीरे धीरे कैलेंडर से छपने लगे, प्रचार होने लगा, विज्ञापन होने लगा। जो कि भारत के मैनचेस्टर लोग थे भारत के, उन्होंने उद्योगपति जो थे कपड़ा बेचने वाले जो अपने पैकेट होती थी इसमें देवी देवताओं की तस्वीरें लगाकर बेचने लगे। बंडलों जो थे बंडल होते हैं उस पर भी इसे अपना धीरे धीरे व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रिटेन उसके बाद होता है। ब्रिटेन उद्योगपति के सामने जब भारतीय उद्योगपति ने भी अपने विज्ञापन बनाए जो उसमें राष्ट्रवादी संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ठीक, आज के लिए बस इतना। यह टॉपिक जो था आपका जो एक टॉपिक है आपके पेपर में जो पूछेगा 11 मार्च को होने वाले हैं, इसमें जरूर इससे प्रश्न फंस सकते हैं, इसलिए आप इसे 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो औद्योगिकरण है का युग है यह चैप्टर काफ़ी नॉलेजेबल है, इसे अच्छे से सीखिएगा आप लोग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत आप लोगों की कृपा होगी अगर ऐसा करते हैं तो, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। आज हम इस वीडियो में क्या सीखा है इसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज़रूर आप पेपर में हल कर लेंगे, ऐसा आशा करता हूँ। और जब आज इसके बाद में अगला जो कि हम अगले वीडियो में औद्योगिकरण के युग का ही लघुत्तरीय प्रश्न यानी प्रश्नोत्तरी प्रश्नों को लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।